हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट टू द पावर 1000, 10,000 वॉट एवर द पावर यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। मैं आपको बोल रहा हूं ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनके बिना आज के वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग को मैं बोलता हूं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज आज अगर कोई भी लैंग्वेज मार्केट में सस्टेन करना चाहेगी तो उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ना केवल एग्जाम या किसी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि दिस इज द कॉन्सेप्ट जहां पर आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस्ड है। आज हम जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतनी फास्ट ग्रोथ देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरीके से सपोर्ट करेगा, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, तो आप समझिए कि आज जितनी भी लैंग्वेजेस अगर आप देखेंगे, है ना, लाइक सी, C++, जावा, और यू से दैट पाइथन, स्मॉल टॉक, सिम्बुला 47, राइट, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, दिस ऑल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये दो टाइप से डिवाइडेड है। या तो हम बोलते हैं लैंग्वेज फंक्शन ओरिएंटेड है, और फंक्शन ओरिएंटेड को ही हम बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड, और या आपकी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओके, तो आप समझना यहां पे फंक्शन ओरिएंटेड होना या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई लैंग्वेज नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड केवल एक कॉन्सेप्ट है। या फंक्शन ओरिएंटेड कोई लैंग्वेज नहीं है, फंक्शन ओरिएंटेड केवल एक कॉन्सेप्ट है। और यदि कोई लैंग्वेज इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है तब हम बोलते हैं ये फंक्शन ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कई बार बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उप्स कोई लैंग्वेज है क्या? अरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेजेस है C++, लेकिन ये जिन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं वो या तो फंक्शन ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो हम यही बात करेंगे कि पाइथन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड लैंग्वेज है। ओके, और फंक्शन ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये इंटरव्यू रूम में पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि मैं आज के वर्ल्ड को अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बिना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्वाइव कर सके अगर आप डेवलपमेंट में हैं तो। ओके, तो इसलिए इसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत टाइम लेके समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पे हम कि फंक्शन ओरिएंटेड। सबसे पहली बात ये करते हैं कि सर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। जो आप बोल रहे हैं कि फंक्शन ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा मतलब होता है सोचने का तरीका। द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज कि आप किस सोच से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अरे एक बहुत कॉमन वर्ड आपने सुना होगा, अरे किसी भी बच्चे को बोलते हैं बेटा यार तेरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। कॉन्सेप्ट का मतलब है वो सोच नहीं पा रहा है जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट का सीधा सीधा मतलब है कि या तो एक प्रोग्रामर के सोचने का तरीका या तो प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में होगा, और या उसके सोचने का तरीका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में होगा। राइट, अभी कोई प्रोग्रामिंग की बात नहीं होगी इस पूरे लेक्चर में। हम किसी भी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। राइट, और एक बार ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो इसके आगे का पाइथन हमारे लिए बिल्कुल बच्चों जैसा होगा, क्योंकि अब जो पाइथन हम पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर बेस्ड है। राइट, तो चलिए बात करते हैं फंक्शन ओरिएंटेड या प्रोसीजर ओरिएंटेड किसी भी लैंग्वेज को कब बोला जाता है। जब उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए डेवलपर ने अपनी पूरी लैंग्वेज को मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। मल्टीपल फंक्शंस में, लाइक यदि आप में से किसी ने सी पढ़ी है तो यू नो वेरी वेल सी को हम बोलते हैं इट इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो अप्रोच होता है वहां पर हर टास्क ही फंक्शन होता है। हर टास्क एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या? छोटे छोटे मॉड्यूल, मतलब पूरे प्रोग्राम को या पूरी डेवलपमेंट को छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है। फंक्शंस को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, फंक्शंस आर द स्मॉल मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम विच रिड्यूस द साइज ऑफ मेन प्रोग्राम। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन बनती है, जैसे अभी तक आपने पाइथन में एप्लीकेशन बनाई है, तो हम क्या करते हैं, हम पूरा कोड लिख रहे हैं। तो ये जो पूरा कोड, जो कोड आपका रन हो रहा है, इसको बोलते हैं मेन कोड। दैट इज अ मेन एक्टिविटी ऑफ अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की मेन एक्टिविटी कहलाती है। राइट, लेकिन उस मेन एक्टिविटी में किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यदि आप कोई इनबिल्ड मॉड्यूल यूज कर रहे हैं,
जैसे सपोज करिए यदि मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे एक स्ट्रिंग को अपर केस में प्रिंट करना है, तो या तो मैं इसका पूरा हार्डकोर कोडिंग करूं और या फिर मैं एक फंक्शन को यूज कर लूं जिससे मेरा डेटा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शन हमने पाइथन में भी यूज करें, राइट। तो इसका मतलब ये है कि सर क्या पाइथन फंक्शन ओरिएंटेड है? अभी बिल्कुल मत सोचो कि कौन सी लैंग्वेज क्या है, पहले इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे सी कौन सी है, C++ कौन सी है, जावा कौन सी है, पाइथन कौन सी है। ठीक है, पहले इन कॉन्सेप्ट को समझो आप। तो फंक्शन ओरिएंटेड हम क्या बोलते हैं कि बस एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें एक मेन फंक्शन है, और इस मेन फंक्शन को अलग अलग छोटे छोटे सब फंक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ये फंक्शन मतलब दिस इज सब टास्क, फंक्शन 1, जिसको मैं ये बोल सकता हूँ सब टास्क 1। ठीक है, ये मेरा फंक्शन 2 है। मतलब समझ में आ रही बात आपको कि अलग अलग, मतलब रादर देन पूरा कोड यहाँ लिखने के मेन एक्टिविटी में, ये आपकी मेन एक्टिविटी है, दिस इज मेन फंक्शन एक्टिविटी, बट दिस मेन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सब मॉड्यूल। छोटे छोटे फंक्शंस में आपका प्रोग्राम डिवाइडेड है। ठीक है, मतलब यदि आपको ये मेन फंक्शन बनाना है, सो जस्ट यूज दिस फंक्शंस, स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स को आप यूज करो और इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को यूज करके आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, राइट। और या फिर एक तरीका ये है कि आप पूरा प्रोग्राम, मतलब बजाय फंक्शन को यूज करने के आप अपना पूरा हार्डकोर कोडिंग करके अपनी मेन एक्टिविटी बनाएं। लेकिन कोई भी लैंग्वेज अगर फंक्शन ओरिएंटेड है, जैसे हम बोलते हैं सी इज अ फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, जहां पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के किसी वर्ड को यूज ही नहीं करते। पूरा सी जब पढ़ा जाता है तो केवल बात होती है इट इज अ फंक्शन ओरिएंटेड, और फंक्शन ओरिएंटेड को ही हम बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजर ओरिएंटेड कुछ नया नहीं है, प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब इट्स अ फंक्शन ओरिएंटेड। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप फंक्शन ओरिएंटेड बोले या प्रोसीजर ओरिएंटेड बोले, इट इज द मेन थिंग, मतलब एक ही बात है। ओके, तो फंक्शन ओरिएंटेड की अप्रोच क्या होती है? फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम की अप्रोच होती है कि बॉस अपने फंक्शंस को, आप अपने मेन एक्टिविटी को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करो। जैसे आपको याद है हमने पाइथन में भी क्या किया था, पाइथन में भी हमने फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ा है कि बॉस अगर मान लो मुझे कोई एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक, तो उस प्रोग्राम के लिए मैं अपना एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूं, जिसको हमने डिफ से डिफाइन किया था। इफ यू रिमेंबर, डिफ नाम का एक फंक्शन आपने बना दिया है ना। मान लो मैंने लिख दिया डिफ डिस्प्ले या जो भी फंक्शन है, ओके, एंड देन आई कॉल दिस डिस्प्ले इन माय मेन एक्टिविटी। इसको मैं यहां कॉल कर रहा हूं। ऐसे ही मैंने एक फंक्शन बना दिया डेफिनेशन, सपोज एडिशन, ठीक। अब इस एडिशन को मैं यहां कॉल कर रहा हूं। तो यदि आप देखो अप्रोच समझ में आ रही है, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया डिफ सपोज फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस फैक्टोरियल में मैंने कोड लिखा, यहां मैंने कोड लिखा, यहां मैंने कोड लिखा, एंड आई कॉल दिस इन माय मेन मेथड। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मेरा जो मेन एक्टिविटी है वो 3 लाइन में बन गया। लेकिन अगर मान लो ये फंक्शन नहीं है तो मुझे मेन में पूरी कोडिंग करना पड़ेगी। तो फिर क्वेश्चन आता है सर ये बेस्ट तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसमें कोई इश्यूज है, अभी हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, राइट। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात आपको? जैसे अगर हम फिर से थोड़ा सा एग्जांपल लें, मैं बार बार सी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सी ने हमें, सी को जब पढ़ा जाता है ना तो वो पूरी तरह से फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच में पढ़ा जाता है। इवन अभी तक हमने जितनी पाइथन पढ़ी है वो भी पूरी तरह से फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के फॉर्म में पढ़ी है। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फंक्शन मिलेगा, राइट। लेकिन इस सॉल्यूशन में एक इश्यू ये भी आता है कि कई बार लैंग्वेज डेटा पर फोकस नहीं करती है, क्योंकि फोकस जो है वो फंक्शन पे होता है। और आप देखिए आज अगर हम बात करें तो किसी भी लैंग्वेज के लिए 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लैंग्वेज का डेटा ओरिएंटेड होना भी जरूरी है और लैंग्वेज का फंक्शन सपोर्ट करना भी जरूरी है। बट हम सी के बारे में बोलते हैं इट इज कंप्लीटली अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट डू नॉट इवन थिंक अबाउट द डेटा इन देयर प्रोग्रामिंग अप्रोच। वो जब आप सी पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि देयर आर गार्बेज वैल्यूज आर देयर, और बड़ी अनप्रिडिक्टेबल लैंग्वेज है कि जहां कब क्या आंसर आएगा इवन यू डोंट नो। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी है, वहां पे एक डेटा एक प्लेटफॉर्म पे अलग तरीके से काम कर रहा है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे अलग तरीके से काम कर रहा है, राइट। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट के लिए उसने मुझे 32,000 फंक्शन दिए हुए हैं जिनको मैं अलग अलग प्रोग्रामिंग के साथ यूज कर सकता हूं। ये सी की बात कर रहा हूं क्योंकि वो पूरी तरह से फंक्शन ओरिएंटेड है और इसी अप्रोच पे हम सी में काम करते हैं। इवन पाइथन में भी अभी हमने इसी अप्रोच को यूज किया है। लेकिन पाइथन में आगे बात करते हैं कि केवल यही एक अकेली अप्रोच नहीं है, ठीक है।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जहां पर हम हमारे मेन एक्टिविटी को या मेन फंक्शन को अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, सब टास्क में डिवाइड करते हैं, तो ये जो सब टास्क होते हैं इनको कहते हैं फंक्शन। दीज आर कॉल्ड फंक्शंस। तो यदि कोई लैंग्वेज पूरी तरह से इसी अप्रोच को यूज करती है तो हम बोलेंगे दिस इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? दीज आर द लैंग्वेज लाइक सी, पास्कल, ठीक है। ये जो ओल्ड मतलब जो प्रीवियस लैंग्वेजेस थी, सी को हम बोलते हैं इट इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पास्कल इज अ फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज देयर लैंग्वेज डोंट नो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है। तो यदि किसी लैंग्वेज में हम इस तरीके की अप्रोच को यूज कर रहे हैं तो हमने इसको क्या बोला? फंक्शन ओरिएंटेड। लेकिन अब इसके ड्रॉबैक को आप समझो कि सर जब फंक्शन ओरिएंटेड है और अच्छा काम कर रहा था, देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ चेंज द अप्रोच। देखिए क्या होता है, एक तरीके से सोचना और उसके हाई लेवल पे सोचना, डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी तक सोचा जा रहा था कि बस फंक्शंस आर बेस्ट, राइट। लेकिन जैसे 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 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थोड़ा अब आया, प्रोग्रेसिव मोड में आया, वहां पर इस फंक्शन ओरिएंटेड के ड्रॉबैक समझ में आने लगे। और ड्रॉबैक ये समझ में आने लगे कि बॉस यहां पे कोई रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट मतलब क्या? कि मान लो अगर एक फंक्शन लिखा हुआ है, सपोज एक फंक्शन है, और अगर इस फंक्शन के डेवलपमेंट में मान लो मैंने 5000 लाइन का कोई कोड लिखा है, ठीक है, और अगर मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम कोड किसी दूसरे फंक्शन में भी यूज हो सकता था, मतलब इस फंक्शन का कोड किसी दूसरे फंक्शन में भी यूज हो सकता था, तो मैं उसको रीयूज नहीं कर सकता। देयर इज नो रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट। बात समझ में आना? समझ में आ रही? रीयूजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। आप देखो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होंगे, विंडोज के आपने अलग अलग वर्जन देखे होंगे, मोबाइल आप अलग अलग देख रहे हो। मतलब एक मोबाइल हम खरीदते नहीं है कि टेंशन हो जाती है कि अरे यार 6 महीने और रुक जाते। तो आप हर मोबाइल में क्या देखते हैं? आपने एक चीज नोटिस करी कभी? हर मोबाइल पुराने मोबाइल को रीयूज करके नया बनाता है। मतलब अगर आप एक मोबाइल खरीद रहे हैं कोई XYZ, तो आप देखना उसमें 70% फीचर वही होंगे तो उसके प्रीवियस वर्जन में होंगे, एंड दैट इज व्हाट रीयूजेबिलिटी। आज अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं विंडोज, तो विंडोज 11, 12, 10, 9 इन सब में बहुत सारे फीचर्स कॉमन है, एंड दैट इज व्हाट रीयूजेबिलिटी। इसी को बोलते हैं रीयूज, कि रीयूज करके कुछ नया डेवलप करना। लेकिन यहां पर यह पॉसिबल नहीं है कि मैं एक फंक्शन के कोड को किसी दूसरे फंक्शन में रीयूज कर सकूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि रीयूजेबिलिटी इज नॉट सपोर्टिंग इन दिस फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। डेटा ओरिएंटेड नहीं है। डेटा को मैं अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकता फंक्शन ओरिएंटेड में। मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि डेटा को किस लेवल तक एक्सेस करने देना है, किस लेवल पर एक्सेस नहीं करने देना है, जो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करेगी। कि जहां पर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलती है कि आप अपने डेटा को प्राइवेट फॉर्म में यूज कर सकते हैं, पब्लिक फॉर्म में यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये सारी अप्रोच हमें फंक्शन ओरिएंटेड में नहीं मिली। मतलब डेटा की कंट्रोलिंग हमारे हाथ में नहीं है, रीयूजेबिलिटी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट ने प्रोग्रामिंग अप्रोच को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया। कि यदि मान लो एक मैंने 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखा है और उस 10,000 लाइन ऑफ कोड में 7,000 कोड जो है वो मुझे एज इट इज फंक्शन, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती, मतलब बहुत सारी ऐसी अप्रोच होती है जहां कॉमन कोड होता है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन, तो ह्यूमन चाहे वी टॉक अबाउट मेन और वुमेन, बहुत सारी एक्टिविटी कॉमन है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स विच इज कॉमन। बात समझ में आ रही है? तो यदि ये कॉमन थिंग्स हैं, देन व्हाई वी शुड गो फॉर टू डिफरेंट। इनको तो कॉमनली यूज किया जा सकता है ना। मतलब कुछ अप्रोच अगर कॉमन है तो हम उसके लिए फिर से कोड क्यों लिखें? लेकिन यहां पर क्या है, अगर आपने एक फंक्शन बना दिया मेन के लिए और एक फंक्शन बना दिया वुमेन के लिए, और अगर दोनों में कोई कॉमन अप्रोच है, सो दैट इज नॉट रीयूजेबल। आप उसको रीयूजेबिलिटी यूज नहीं कर सकते। मान लो मैं कोई बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहा हूं। देखिए आप एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सपोज करिए अगर आप कोई बैंकिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और बैंकिंग एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं लोन अप्रोच में, है ना। कि मान लो एक बैंक को एक लोन देना है। मतलब आप समझिए, आपको जब तक फंक्शन ओरिएंटेड के अप्रोच में ड्रॉबैक समझ में नहीं आएगा, तब तक हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे नहीं आ पाएंगे। ओके, अब मान लो एक बैंक है जिसको लोन सिस्टम पे काम करना है, तो बैंक अलग अलग टाइप के लोन देती है। फॉर एग्जांपल बैंक ने बोला कि हम गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बैंक ने बोला कि बॉस हम एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक।
बैंक ने बोला कि हम होम लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, दिस इज होम लोन, कार लोन, एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ लोन। लेकिन इन सब लोन में आपने एक चीज सोची है कभी कि बहुत सारी एक्टिविटी कॉमन है। अरे किसी को एजुकेशन लोन भी लेना है तो उसको बहुत से ऐसे कॉमन डॉक्यूमेंट हैं जो सबमिट करना पड़ेंगे, जो गोल्ड लोन के लिए भी रिक्वायरमेंट है, जो होम लोन के लिए भी रिक्वायर्ड है और जो कार लोन के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो यदि मान लो मैंने गोल्ड लोन के टाइम पे यदि कोई एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिशन, ठीक, अब इस नो डाउट गोल्ड लोन के डॉक्यूमेंट सबमिशन का फंक्शन में मैं ये नहीं बोलता हूं कि पूरा कोड एज इट इज एजुकेशन लोन में यूज आएगा, लेकिन 90% कोड तो यूज में आ सकता है ना। बात समझ रहे हो, अप्रोच समझने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो ये जो कोड है मैं इसको यहां यूज ही नहीं कर सकता। अगेन आई नीड टू क्रिएट एन अनदर फंक्शन एंड अगेन आई नीड टू राइट द कोड अगेन फ्रॉम द स्क्रैच। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है कि बॉस आपको फिर से वही कोड दोबारा लिखना पड़ेगा, चाहे वो कोड कॉमन क्यों ना हो। ये फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ इशू था और इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए थॉट प्रोसेस चेंज की गई, कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया, सोचने के तरीके को बदला गया। और जब इस कॉन्सेप्ट को, सोचने के तरीके को बदला, अच्छा एक और प्रॉब्लम सुनो आप, बदला तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला, सेंटेंस पूरा कर देता हूं मैं, लेकिन एक और तरीका, एक और कॉन्सेप्ट देखो आप, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपको भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में दिखेगा, विच इज द फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट, फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं भी आप रियल वर्ल्ड कंपैरिजन नहीं कर सकते। और आप देखिए ह्यूमन माइंड क्या होता है कि अगर आप उसको रियल वर्ल्ड से कंपेयर करके कोई कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो उसको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे देखो आप, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इट इज नॉट रिलेटेड विद एनी फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिसको आप, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो शायद आपको एकदम समझने में दिक्कत होगी। मैं बोलता हूं स्टैक, एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैक। जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुनेंगे, स्टैक। अब स्टैक क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन जो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच वर्क्स ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब आप देखिए एकदम से ये अप्रोच समझ में नहीं आई, राइट? लेकिन अगर मैं इसी का क्या एग्जांपल देता हूं कि शादी में आप खाना खाने जाते हैं तो प्लेट्स रखी रहती हैं, बिस्किट का पैकेट, जिसने सबसे लास्ट वाला बिस्किट रखा है निकालने वाला सबसे पहले उसी को निकालेगा। प्लेट्स रखी हुई है तो जिसने प्लेट्स रखी लास्ट इन फर्स्ट आउट। अरे हम ऐसा थोड़ी करते हैं कि शादी में कहीं रिसेप्शन में गए और प्लेट्स रखी हुई है तो नीचे से खींचते हैं, अरे ऊपर वाली सबसे पहले निकालते हैं ना। बिस्किट के पैकेट में भी नीचे से थोड़ी उठाते हैं, ऊपर से ही उठाते हैं। ये स्टैक कॉन्सेप्ट अब आपको कितनी आसानी से समझ में आ गया होगा जब मैंने इसको रियल वर्ल्ड से कंपेयर करके आपको एग्जांपल दिया। तो सिमिलर है कि बॉस फंक्शन ओरिएंटेड में इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द थिंग्स विद एन एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड। बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि आप पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड से कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड में है उसी को थॉट प्रोसेस में लाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया गया है। बात समझ में आ रही है? आपके इसके एक एक वर्ड में आपको कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड के वर्ड दिखेंगे। जैसे देखो एक आध एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इनकैप्सुलेशन। इसमें देखो एक वर्ड है कैप्सूल, जो कॉमन वर्ड है, हमने कई बार सुना है डॉक्टर के टर्म्स में, मेडिकल टर्म में कैप्सूल। इनहेरिटेंस, हेरिडिटी समझते हैं ना हम। तो पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉली से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे वर्ड आपने सुनोगे, पॉलीथिन, पॉलीगॉन, पॉलीटेक्निक, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, एक एक कॉन्सेप्ट को जब हम समझेंगे तो इट इज रिलेटेड विद द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर आपको समझ में आया कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोसीजर ओरिएंटेड की प्रॉब्लम है। लेकिन इसी की जगह अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या बोलती है? नो डाउट अभी ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा एकदम नया रहेगा जो मैं बोल रहा हूं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ये बोलती है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रादर देन फंक्शन वी डिवाइड अ कंप्लीट प्रोग्रामिंग इन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अभी हम एक एक टर्म्स को समझेंगे, केवल आप अभी अप्रोच को समझने की कोशिश करो कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं द कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। जैसे अभी मैंने आपको फंक्शन ओरिएंटेड का क्या बताया, अ फंक्शन विच इज डिवाइडेड इनटू सब फंक्शंस, एक ऐसा फंक्शन जो छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइडेड है। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ये बोलती है बस योर एप्लीकेशन विल बी डिवाइडेड इनटू क्लास। ये क्लास होगी आपकी विच इज अ मेन क्लास, ये हमारी मेन एक्टिविटी होगी, राइट? एंड दिस मेन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्लासेस। ये क्लास 1, ये क्लास
2। अच्छा, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से, क्लास 3 मतलब हमें अभी कोई दिमाग नहीं लगाना है कि क्लास क्या होती है या कौन से वर्ड को क्या यूज करते हैं। केवल इतना समझो कि जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्लासेस। और क्लासेस किसका कलेक्शन होती है? तो क्लासेस में होते हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। केवल आप अभी समझो बस, केवल मतलब ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया ना कि हाँ क्लास में एट्रीब्यूट्स होती हैं, मेथड होती हैं, ठीक, ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं, सब बात करेंगे बेटा, सब बात करेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले केवल मेरे को अप्रोच समझाने दो आपको, फिर मैं आपको बताता हूँ क्लास क्या होती है। अरे पूरा का पूरा डिटेल क्लास को ओपन करके रख दूंगा आपके सामने, डोंट वरी, ओके। और ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं बेटा जिसको घोट के पीना है अपने को, मतलब दिस मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दिस, ठीक। तो ये जो क्लास है इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें मेथड्स हैं। तो आप देखो एट्रीब्यूट और मेथड दोनों कोई नए वर्ड नहीं है हमारे लिए। मैंने आपको अभी बहुत से ऐसे टॉपिक पढ़ाए, मैंने आपको बोला था एट्रीब्यूट्स ऑफ अरे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर मेथड क्या होती है? अरे कुछ नहीं होती है। एक फंक्शन, देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक फंक्शन आपने बनाया, ठीक, आपने अभी देखा ना, हमने पाइथन में हमने फंक्शन बनाए थे। अब उस फंक्शन को अगर मैंने क्लास का मेंबर बना दिया, अगर एक फंक्शन क्लास के बाहर है तो वो फंक्शन है, और अगर एक फंक्शन क्लास में आ गया तो वो क्या बन जाती है? मेथड। व्हेन अ फंक्शन इज अ मेंबर ऑफ अ क्लास इट इज कॉल्ड अ मेथड। जब एक फंक्शन क्लास का मेंबर बन जाता है तो उसको मेथड बोलना शुरू कर दिया जाता है। तो मेथड इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन, बट इट इज अ मेंबर ऑफ अ क्लास। अब क्वेश्चन है सर इसका एडवांटेज क्या है? अरे बेटा एडवांटेज ये है कि यहां पर जब आपका प्रोग्राम मल्टीपल क्लासेस में डिवाइडेड होगा तो उसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, उसमें मेथड्स होंगी, और यहां पर मैं एक क्लास को दूसरी क्लास से रीयूज कर सकता हूं। इट इज पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच दैट यू कैन रीयूज द क्लास। यहां पर आप डेटा की कंट्रोलिंग अपने पास रख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि एक डेटा आपको ऐसा डिक्लेयर करना है जिसकी एक्सेसिबिलिटी आउटर वर्ल्ड में ना हो, लाइक योर लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऐसा डेटा जो आउटर वर्ल्ड में एक्सेस ना हो, उसको हम प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं, पब्लिक बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। प्रोटेक्टेड देखो रियल वर्ल्ड से ही समझ में आता है, प्रोटेक्शन देना, किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना, ये प्रोटेक्टेड कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसके मल्टीपल एडवांटेजेस है, रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को एक्चुअली बोला ही जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मींस डेटा ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक ऐसी अप्रोच जो पूरी तरह से डेटा ओरिएंटेड को फॉलो करती है, जहां डेटा पर फोकस दिखता है, जहां डेटा की रीयूजेबिलिटी, डेटा की सिक्योरिटी, डेटा की हाइडिंग पे बातचीत होती है, राइट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऐसी अप्रोच जहां पर मतलब मेथड नहीं हो, फंक्शन नहीं होंगे, एवरीथिंग इज अ क्लास है, ये मेरी मेन एक्टिविटी क्लास एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्लासेस। मतलब ये क्लासेस हैं, इसको मैं यहां यूज कर सकता हूं, ये क्लासेस के एट्रीब्यूट मेथड है, इसको यहां मैं यूज कर सकता हूं। और जिस अप्रोच को हम बोलते हैं कि बॉस इसको मैं इनहेरिट भी कर सकता हूं, दिस इज इनहेरिटेंस, दिस इज इनहेरिटेंस। अभी हम बात करेंगे कि अगर आपको एक क्लास में किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी चाहिए तो आप उसको इनहेरिट करके ला सकते हो। जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हर वर्जन, मतलब जावा के बारे में तो बोला ही ये जाता है कि जावा का तो पूरा स्ट्रक्चर ही इनहेरिटेंस बेस्ड है। अभी आता हूं उस पर भी, ठीक, मैं बताता हूं आपको, राइट। तो जब रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट है तो अब आप सोचिए ना, मतलब सपोज करो आज एक कंपनी ने एक मोबाइल लॉन्च किया, मान लो कोई भी एक वर्जन है, मान लो एक वर्जन है A11, कोई भी एक मोबाइल है A11। अब इस A11 में सपोज 50 फीचर है ना। देखो आप इसको समझने की कोशिश करो आप कि कंपनी कैसे मोबाइल लॉन्च करती है। एक मोबाइल लॉन्च किया A1 विथ 5 फीचर, है ना, लेकिन जब कंपनी को इसी का अगला वर्जन लॉन्च करना होगा A2, तो वो ये फीचर एज इट इज रीयूज करेगी और इसमें 4 नए फीचर जोड़ देगी, तो इसमें 9 फीचर हो जाएंगे। तो इसके बाद कंपनी को अगर कोई मोबाइल लॉन्च करना है A3, ठीक है, तो A3 में वो नए फीचर कितने ऐड करेगी? 3, और ये 9 रीयूज कर लेगी। बात समझ में आ रही है? तो इसमें टोटल 12 फीचर हो गए। तो आप मेरे को बताइए मोबाइल की कॉस्टिंग कैसे बढ़ती है? मोबाइल की कॉस्टिंग कैसे बढ़ती है? मोबाइल की कॉस्टिंग केवल फीचर से बढ़ती है, लेकिन कुछ फीचर ऐसे हैं जो आपको 500 रुपीज़ वाले मोबाइल में भी मिलेंगे, 500 तो कम हो गया, 1500 वाले में भी मिलेंगे और 1,50,000 वाले में भी मिलेंगे।
यदि मैं इस मोबाइल से किसी को कॉल करता हूं तो मेरी आवाज सुनाई देगी, और यदि मैं 1.5 लाख रुपए वाले मोबाइल से किसी को कॉल करता हूं तो मेरी आवाज अमिताभ बच्चन की आवाज में कन्वर्ट हो जाएगी। इज दिस सो? अरे नहीं होगी, मेरी ही आवाज रहेगी। यदि मुझे इस पे किसी का कॉल रिसीव होता है तो रिसीविंग एक्टिविटी वही होगी। तो कॉलिंग, रिसीविंग, ठीक है, मैसेजिंग, ये सारे फंक्शन, आप मुझे बताओ, आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, मैसेज आता है, तो मैसेज लाने के लिए या ओटीपी आने के लिए, कोई भी मैसेज, मैं व्हाट्सएप मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, फेसबुक मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल टेक्स्ट मैसेज, क्या टेक्स्ट मैसेज के लिए आपके मोबाइल का एंड्रॉइड होना जरूरी है या कोई 1.5 लाख का मोबाइल होना जरूरी है? नहीं है। इसका मतलब है बेटा, ये सारी एक्टिविटी हर मोबाइल में कॉमन है क्योंकि ये रीयूज हो रही है। दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी एंड दिस इज द रीजन कि क्यों कंपनियां इतने मोबाइल फटाफट लॉन्च कर दी थी, बिकॉज दे आर रीयूज द थिंग्स। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बहुत सारे देखे होंगे विंडोज के, लेकिन बहुत सी एक्टिविटी कॉमन देखी होगी। रिसाइकल बिन सब में एक जैसी होती है। माय कंप्यूटर का आइकॉन 90% एक जैसा है, बहुत सारी एक्टिविटी तो वही है ना, एंड दैट इज व्हाट रीयूजेबिलिटी। ये रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट है जो तभी पॉसिबल है जब आपकी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती है। देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट यू कैन रीयूज द थिंग। उसके बाद ही आप रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है, राइट? तो ये मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, और प्रोसीजर ओरिएंटेड जिसका पूरा कॉन्सेप्ट फंक्शन पे बेस्ड है। अब यहां पर एक दिमाग में क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि सर इतनी देर से आप बोल रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है क्या? किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो आप? कौन से कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के? आता हूं अभी मैं। देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट जहां पर हम बात करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन। लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा एक चीज समझो। एक लैंग्वेज है फंक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, और एक लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक, देयर आर सम लैंग्वेजेस जो या तो फंक्शन ओरिएंटेड है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओके, अब फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज विच वन, जिसको मैं बोलूंगा ये फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वो डोंट फॉलो एनी रूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो पूरी तरह से फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती है, पूरी तरह से प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करती है? द लैंग्वेज इज लाइक सी, पास्कल, ठीक है। मतलब ओल्ड लैंग्वेजेस की हम बात करें, अगर पास्कल इज वन ऑफ द ओल्ड लैंग्वेज, सी, पास्कल, ये जो लैंग्वेजेस हैं, देर आर सो मेनी, बट मैं अभी कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। सी है, पास्कल है, दिस लैंग्वेजेस आर प्योरली फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्योरली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट देर आर सर्टन लैंग्वेजेस लाइक जावा। अगर हम जावा की बात करें तो जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करता है, पूरी तरह से। मतलब यदि आपको, जैसा आपने देखा पाइथन में, अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम पाइथन 40% पढ़ के आ गए हैं, है ना, हमने पाइथन पढ़ लिया। लेकिन जावा के बारे में ये बोला जाता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं पता है तो जावा में प्रोग्रामिंग तो बहुत दूर की बात है, हम हिल भी नहीं पाएंगे, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ जावा इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा का पूरा स्ट्रक्चर ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर। जब पढ़ोगे जावा आपको समझ में आएगी, राइट? मतलब जरूरत ही नहीं है, वैसे पाइथन में अगर आप हैं तो आपको जावा में जाने की जरूरत ही नहीं है। पाइथन अपने आप में इतना समुंदर है कि आपको किसी दूसरे लैंग्वेज को सोचना भी नहीं है, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन एक थॉट प्रोसेस, मतलब बीइंग अ बिगिनर, आपको सोचना चाहिए कि बॉस अगर हम कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और इसको मैं कंपेयर करूंगा तो दोनों में क्या डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है? आप देख सकते हैं पाइथन वर्सेस जावा का मेरा लेक्चर। ओके, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब जावा इज कंप्लीटली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब आई कैन नॉट से दैट जावा इज अ प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पॉसिबल नहीं है, उसके रीजंस हैं। बट द स्ट्रक्चर ऑफ जावा, या जावा को हम बोलते हैं कि बॉस दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऊप्स कॉन्सेप्ट, जहां हर बात केवल एक ही फॉर्मेट में होती है, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब पूरी जावा में केवल यही वर्ड होते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट। और फंक्शन ओरिएंटेड हर बात को किस में करता है? फंक्शन, 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 फंक्शन। सी अगर आप पढ़ोगे, कभी एग्जांपल देता हूं मैं, सी अगर आप पढ़ोगे, वहां पर आप बोलोगे मेन इज अ फंक्शन,
printf इज अ फंक्शन, जिन्होंने नहीं पढ़ी है सोचना मत, केवल कॉन्सेप्ट सुनने की कोशिश करो। मेन इज अ फंक्शन, printf इज अ फंक्शन, clr scr इज अ फंक्शन, get ch इज अ फंक्शन। बात समझ में आ रही? वहां हर बात होती है केवल फंक्शन फॉर बात में। यदि आप सी पढ़ते हैं तो हमारी पूरी बातचीत की टोन ही फंक्शन ओरिएंटेड होती है, और अगर हम जावा पढ़ते हैं तो हमारी बातचीत करने का पूरा तरीका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। हम बात ही केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में करते हैं। इसका मतलब है दिस इज बेस्ड ऑन फंक्शन और प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। बट देर आर सम लैंग्वेजेस, अब ध्यान से सुनना, बोल रहा सर हमारी कहाँ गई, हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ आती है? ओके, देर आर सम लैंग्वेजेस वो फॉलो बोथ द अप्रोच। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों? आता हूं भी, जस्ट वेट। देर आर सर्टन लैंग्वेजेस वो फॉलोज फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोथ द थिंग्स। मतलब वो फंक्शन, या इसी को मैं प्रोसीजर भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फंक्शन और प्रोसीजर ओरिएंटेड। देर आर सम लैंग्वेजेस वो फॉलोज फंक्शन और प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच ऑल्सो एंड दे फॉलोज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ऑल्सो। ये फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच को भी फॉलो करते हैं और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं उसका रीजन अभी अपन बात करते हैं, पर पहले लैंग्वेजेस की तो बात कर लें। ओके, तो देर आर सम लैंग्वेजेस वो फॉलोज बोथ द रूल्स। मतलब जहां पर अगर आप फंक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में कोडिंग करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, और अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में कोडिंग करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। एंड दीज आर द लैंग्वेजेस लाइक C++, पाइथन। ये आ गई हमारी C++ एंड पाइथन। याद है आपको शुरुआत में जब मैंने पाइथन की डेफिनेशन दी थी तब मैंने आपसे बोला था इसको थोड़ा सा रेड कर रहा हूं, और अपनी लैंग्वेज है इसलिए थोड़ा अच्छे से सजा देते हैं ना इसको। ठीक है, तो यदि मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर याद हो तो आपको मैंने बताया था पाइथन सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। पाइथन में दोनों अप्रोचेस हैं। सिमिलरली C++ फॉलोज बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, क्योंकि C++ की डेफिनेशन अपन पता है क्या देते हैं? एक्चुअली C++ को हम बोलते हैं C++ इज इक्वल टू C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये होता है C++, C विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्लस प्लस बोलने का रीजन है इंक्रीमेंट, एक ऑपरेटर होता है प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये बोला गया C में इंक्रीमेंट हुआ है, किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड C++। बट कॉन्सेप्ट ये है कि दिस लैंग्वेज फॉलोज बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ये प्रोसीजर ओरिएंटेड को भी फॉलो करता है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी फॉलो करता है। समझ में आई बात आपको? क्लियर हुआ? पाइथन फॉलोज बोथ फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने जितना पाइथन पढ़ा वो पूरी तरह से फंक्शन ओरिएंटेड था। आपने देखा मैंने कहीं ना कोई क्लास बनाई, ना कोई ऑब्जेक्ट की बात की, ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी की बात की। आपने कभी सुना मैंने बोला ये कंस्ट्रक्टर है या क्लास है या ऑब्जेक्ट है या यहाँ इनहेरिटेंस हो रहा है, ये रीयूजेबिलिटी है या इनकैप्सुलेशन है? ऐसा हमने कोई वर्ड यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी तक जो पाइथन हम पढ़ रहे थे वो पूरी तरह से हम पढ़ रहे थे प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में, राइट। लेकिन अब जो पाइथन हम पढ़ेंगे वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में होगी। तो क्वेश्चन ये आता है सर कि क्यों ऐसा क्यों किया गया? मतलब पाइथन दोनों को क्यों सपोर्ट करता है? तो आप देखिए, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है जहां पर प्रोग्रामर को लगता है, जैसे जब एक प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आता है, मैं ही बात करूं अपनी अगर, तो 20 ईयर्स बैक, मतलब 20 साल पहले जब हमने C पढ़ी थी, उसके बाद हमने C++ पढ़ी, पाइथन पढ़ी, राइट। मतलब C के बाद C++ पढ़ी, जावा पढ़ी, ओके, पाइथन पढ़ी। तो जावा में एक बात समझ में आई हमें कि सर छोटे से कोड के लिए भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को पूरा फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अपना एक एडवांटेज है, लेकिन अगर कोई कोड सिंपल फॉर्मेट में लिखा जा सकता है प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में, पर मुझे उसके लिए भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थॉट को फॉलो करना पड़ रहा है, क्लास बनानी पड़ रही है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। सिंपल सा अगर मुझे 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो ये काम तो मैं कितनी आसानी से पाइथन में, आपको अभी मैं बोलूं 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम लिखो, आप कितनी आसानी से लिख दोगे, क्योंकि वो प्रोसीजर ओरिएंटेड फॉर्म में आपने आसानी से लिख दिया। लेकिन अगर उसी कोड को मैं बोलूंगा जावा में लिखना है
तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पूरी तरह से आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। आपको उसके लिए क्लास बनानी पड़ेगी, यू हैव टू क्रिएट अ क्लास, ठीक, यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो यदि कोई लैंग्वेज पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो फिर वो आपको सिंपल कोड के लिए भी पूरी क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात करेगी। तो क्या होता है, जैसे आप देखो ना, सिंपल सी बात है कि बॉस अगर मुझे अपने घर से मार्केट जाना है, कितना सिंपल सा काम है, मार्केट मेरा 5 मिनट 10 मिनट के डिफरेंस पे है, राइट। अब अगर अपने घर से मार्केट जाना है, और आज आप देखते हैं ना किसी भी बड़ी सिटी में, सिटी लाइक इंदौर, पुणे, मुंबई, बॉस कार ड्राइव करना इज़ वेरी हेल्प। लो ना, कार में लग्जरीज हैं, कार लग्जरी है, कार से जाना बड़ा सेफ है, सारी बात हम करते हैं, कार सेफ है, कार में लग्जरीज हैं, ठीक। लेकिन अगर आपको आधे किलोमीटर दूर जाना है तो आप नहीं सोचोगे कार से जाने के बारे में। क्यों? क्योंकि आपको पता है पार्किंग की दिक्कत हो जाएगी, कहाँ पार्क करेंगे गाड़ी, इतना क्राउड है। जो काम आप इजीली 2 व्हीलर से जाके कर सकते हैं उसके लिए आपको कार ले जानी पड़ेगी, यदि आपके पास केवल कार का ऑप्शन है तो। बात समझना। लेकिन अगर आपके पास 2 व्हीलर का ऑप्शन है, मतलब सुनो, दोनों के अपने अपने सुनो, यदि आपके पास केवल 2 व्हीलर का ऑप्शन है तो फिर आपको हर जगह ही 2 व्हीलर लेके जाना पड़ेगा, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो आपको यहां से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरी सिटी में जाना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आपके पास केवल कार का ऑप्शन है तो फिर आपको 2 किलोमीटर दूर भी कार से जाना है और आधा किलोमीटर दूर भी कार से जाना है। बट व्हेन यू हैव बोथ द ऑप्शन, आजकल हर घर में 90% फैमिलीज यूजेस बोथ 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि दे नो वेरी वेल कि बॉस अगर छोटा सा काम है तो 2 व्हीलर से जल्दी हो जाएगा, उसके लिए इतनी लग्जरी कार ले जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कि बॉस यदि एक प्रोग्रामर को लगता है कि उसको दोनों अप्रोचेस को यूज करना है, देयर आर सम प्रोग्रामिंग विच इज वेरी मच इजी विथ प्रोसीजर और फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, सो दैट दे विल गो फॉर दिस अप्रोच ऑल्सो। एंड देयर आर सर्टन प्रोग्रामिंग जिसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही बेस्ट है, जो कि आज मैं बोलता हूँ 70-80% टास्क है, राइट। तो वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी अवेलेबल है। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो दोनों को फॉलो करती है। पाइथन इज बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों थॉट को फॉलो करती है। एंड दैट्स व्हाई वी से दैट पाइथन इज द बेस्ट चॉइस फॉर प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोथ। और अभी तक हमने जितना पाइथन पढ़ा था वो पूरी तरह से प्रोसीजर ओरिएंटेड बेस्ड था, लेकिन अब जो पाइथन हम देखने वाले हैं वो पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड होगा, जहां बात ही अब हम ऑब्जेक्ट और क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट पे करने वाले हैं। समझ में आई बात आपको? क्लियर है? तो चॉइस देखिए, अगर आप सोचें तो चॉइस बेस्ट क्या होगी, मतलब विच इज द बेस्ट चॉइस, अगर आप इन सब में सोचें तो कौन सी चॉइस बेस्ट होगी? ऑब्वियसली बात आप बोलोगे सर पाइथन इज द बेस्ट चॉइस, जो दोनों को फॉलो कर रहा है। यस, तो दैट्स व्हाई द रीजन हम पाइथन को चूज कर रहे हैं। हमने चूज ही इसीलिए किया है पाइथन को, राइट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रीजन। अरे बहुत सारे रीजन है पाइथन पढ़ने के, पर एक रीजन सबसे बड़ा ये भी है, इसकी रिच लाइब्रेरी है वो तो एक रीजन है, इजी है वो तो एक रीजन है, लेकिन पाइथन का प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों होना भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि व्हाई द प्रोग्रामर प्रेफर दिस लैंग्वेज। यदि कोई सी बैकग्राउंड से आया है तो भी पाइथन पढ़ सकता है, यदि कोई जावा बैकग्राउंड से आया है तो भी पाइथन पढ़ सकता है, और जो दोनों से नहीं आया है वो तो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, उसको तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, वो तो शुरुआत स्क्रैच से ही सारी चीजें पढ़ रहा है ना। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये जो हमने बात की अभी, ये बात की प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। ये तो अभी है ही, लेकिन जो मेजर कॉन्सेप्ट है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, अभी हमने उसकी बात की, द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थॉट। क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक। अब जो हम बात करेंगे कि सर आप जो इतनी देर से बोल रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, या जो नेक्स्ट अब हम बात इसी के बारे में करेंगे, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच।
अब जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा कि सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के बारे में, जहां पर अब हम पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझने वाले हैं, जहां पर हम ये बात करेंगे। और अभी कोई प्रोग्रामिंग थॉट दिमाग में मत लाना, केवल हम ये बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। अभी जो हमने देखा वो था डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये था अभी हमारा डिफरेंस। ठीक है, लेकिन अब जो हम इसके बाद बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और समझना तो पड़ेगा बेटा, मैंने आपको बोला है यहां चॉइस नहीं है आपके पास, यहां कोई चॉइस नहीं है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 बार इस लेक्चर को सुनो, 3 बार सुनो, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करिए, मेल करिए, लेकिन समझिए इसको। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।